नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी PY की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और चलिए 30 प्रश्नों का 2020 का प्रथम पाली का ये वाचन हो रहा है। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। 31वां क्वेश्चन है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है, थोड़ा लाइन वाइज ज़्यादा हो गया है, ऐसे वन वर्ड वाले क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन इसी बेस पे आपके अभी के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए ध्यान से करिए और आप चीज़ों को आत्मसात कीजिए। आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष, तिरछी बौछार, सभी को पता है आपका बंटी। अब देखिए व्याख्या। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक आपका बंटी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी लेखिका प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार मंडू भंडारी है। तिरछी बौछार जो है 1984 उपन्यास मंजूल भगत का एवं टूटा हुआ इंद्रधनुष मंजूल भगत की कहानी संग्रह है। तो अब देखिए क्वेश्चन जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, तो ये जो मंजूल भगत है, इनसे रिलेटेड अगर आप कुछ चीज़ें जुगाड़ कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो चीज़ें अब ऐसे बन रही हैं कि ये तो ऐसे क्वेश्चन अब सीधे सीधे उठा के तो आगे PYQ वाला तो देगा नहीं, तो चीज़ें इससे बेस देंगी। टूटा हुआ इंद्रधनुष पूछ दे, तिरछी बौछार पूछ दे कि ये किसका है, तो याद रखिएगा मंजूल भगत का है। प्रेमचंद कृत जो है प्रायश्चित कहानी, ये 32वां क्वेश्चन है। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं सुबोध चंद्र, मदारीलाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। तो ये सुबोध चंद्र और मदारीलाल है। तो अब ये देखिए, लोग बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था, प्रायश्चित कहानी के बारे में पूछ दिया था, ये तो हमारी ये में नहीं लगे हुए हैं, सिलेबस में नहीं लगे हुए हैं। तो यह प्रेमचंद जी के बारे में है और आपको यहीं से सीखना है कि ऐसे में हमें प्रेमचंद जी की जितनी लगभग जहाँ तक हमें मिल सकता है मटेरियल, वहाँ से हम लोग प्रेमचंद जी की सारी रचनाओं के बारे में पढ़ लें। तो प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र सुबोध चंद्र और मदारीलाल हैं। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों में नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोझा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन आदि हैं। अगला है 33वां नंबर, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र और छात्र धर्म का अभाव। तो कौन सा कारण नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उनमें छात्र धर्म का अभाव था, तो ये गलत है। बाकी गुप्त कुल में अव्यवस्थित उत्तराधिकार था, इस कारण से वो थे ही। भोग विलास में तृष्णा नहीं थी उनको। विमाता का षड्यंत्र था उनके पास, और छात्र धर्म का अभाव ये नहीं था उनके पास। तो छात्र धर्म का अभाव, चलिए छात्र धर्म का अभाव था। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में नहीं था छात्र धर्म का अभाव, जबकि गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र उनके उदासीन होने के कारण में से थे। ज्ञात हो कि स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो मुरारीलाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। तो यहाँ आंसर है मनोज शंकर, जो मुरारीलाल के दोस्त का बेटा था। सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, न कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संबंध उपयुक्त कथन से नहीं है, अतः उचित विकल्प में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली का पात्र मनोज शंकर की तर्कसंगतता है। यह मिश्र जी की प्रसिद्ध समस्या नाटक है। क्या है? समस्या नाटक है। इनके अन्य प्रमुख समस्या नाटकों में है राक्षस के मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, मुक्ति के रहस्य भी ऑप्शन में आ चुके हैं, राजयोग 1933, आधी रात 1934 आदि आता है। 35वां क्वेश्चन है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य से किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है। तो ये कथन किसका है? जगदीश चंद्र का है। और किसके लिए है वो ये पूछ रहे हैं। तो पहला है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा है उपेंद्र नाथ अस्क, तीसरा है रामकुमार वर्मा, चौथा है विष्णु प्रभाकर। तो ये उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में कह रहे हैं।
जगदीश चंद्र जी। उपेंद्र नाथ अस्त के बारे में चलिए पढ़ते हैं व्याख्या। जगदीश चंद्र माथुर ने नाटककार उपेंद्र नाथ अस्त के संदर्भ में कहा कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन के नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। रामकुमार वर्मा प्रसादोत्तर नाटककार हैं जिनके प्रमुख नाटकों में कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व का नाम लिया जा सकता है, एवं अन्य प्रसादोत्तर नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें आदि का नाम आता है। जबकि समकालीन नाटककारों में प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर के हैं। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, श्वेत कमल आदि प्रमुख नाटक हैं। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? समानांतर कथा प्रसंगों को मतलब आज भी जो चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर। तो ऑप्शन है द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राजा और एक और द्रोणाचार्य। सबको पता है एक और द्रोणाचार्य। आज भी क्वेश्चन में वन लाइनर में तो नहीं पूछता, लेकिन 4-5 लाइन देके ये शब्दशः यही प्रश्न दिया हुआ रहता है समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य है, जिसके नाटककार शंकर शेष हैं। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद, उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य, उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। 37वां क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के औपन्यासिक जीवनी है? सबको पता है, ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है, शरद चंद्र की। आवारा मसीहा, ये व्याख्या देखिए। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बंगलाकार उपन्यासकार शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अन्य दिए गए रचनाकार भी बंगला साहित्य के हैं। बंकिम चंद्र अपने उपन्यास आनंद मठ और रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, धरे बाईरे, चोखेर बाली उपन्यास और अंगुरिया विनिमय भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ, 38वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। तो ये आखिरी कलाम में, आखिरी कलाम सही उत्तर है। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत का वर्णन से संबंधित रचना माना है, जबकि एक पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावत में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है तथा मंजन कृत मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेमा और ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला है 39वां क्वेश्चन, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह और दूधनाथ सिंह। आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रसिद्ध आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास आलोच्य ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कही है, निष्क्रिय दया नहीं है। यहाँ वो बोले हैं कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। कहा है नंदुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, कवि सुमित्रा नंदन पंत, नामवर सिंह की कृतियों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान आदि प्रमुख तथा दूधनाथ सिंह के प्रमुख आलोच्य कृतियों में निराला आत्महंता, आस्था और महादेवी आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है 40वां, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस कॉलेज के प्राचार्य जो हैं वो जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों से प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। तो सही नहीं पूछा है, तो ये सही सी है। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, तो सी है, जानकारी दी जाती थी। व्याख्या देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, असंगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। कथन सही है। अब आते हैं निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन कौन सा है? च, त, ट, ज। तो 1, 2, 4 होगा, 1 और 4 होगा, माफ़ी चाहती हूँ। त और ट दोनों अलग है। च और ज होगा,
चलिए, दिए गए वर्णों में च और ज जो है वो तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, जबकि त जो है वो दंतव्य है वर्ण है और ट जो है वो मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है। 42वां क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग 1953 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। 1955 के अनुसार, 53 शायद मैंने कहा, माफ़ी चाहती हूँ। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ जो तीसरा नंबर ऑप्शन है, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार दिए गए सुझाव में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। पहला कथन, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। दूसरा कथन। तीसरा है उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, शामिल है, जबकि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। सुझाव असंगत है, जिसे राजभाषा आयोग 1955 ने कभी नहीं सुझाया था। माफी चाहती हूँ। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 और 3 सही उत्तर है, 2 और 4 गलत है। 1 और 3 देखिए क्या सही है। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन करना था और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना था। व्याख्या देखिए, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर में प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन था एवं रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना शामिल है। अब आते हैं 44वां। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें उक्ति व चित्र का नितांत अभाव था और इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। तो तीसरा जो नितांत अभाव वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर आपको जब पूर्णतः क्वेश्चन नहीं पता हो तो जो पूरी तरह से नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको गलत कर देने का ऑप्शन ज़्यादा रखना चाहिए। तो 1, 2 और 4, 3 जो है नितांत अभाव, उक्ति व चित्र का नितांत अभाव, ये पूर्णतः गलत है। व्याख्या देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय कवि थे एवं इनकी पहेलियाँ व मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध है, जबकि उक्ति व चित्र के नितांत अभाव के बाद के संबंध शुक्ल के कथन से नहीं है। अब आते हैं 45 नंबर। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन और मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज। तो जातीय संस्कृतियों की टकराहट ये सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मत है। मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज, ये भी सही है। बाकी परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन पुनर्जागरण में कभी नहीं है और आदिम प्रवृत्तियों का तलाश यानी पुराने को ही अपनाना, ये भी पुनर्जागरण में कभी नहीं है। तो ए, पुनर्जागरण के संबंध में दिए कथनों में से 2 जातीय संस्कृतियों की टकराव एवं मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज कथन तर्कसंगत है, जबकि अन्य दिए गए कथन जो है असंगत है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनासा की हार, आदिम रात्रि की महक। तो ये ठुमरी और आदिम रात्रि की महक होना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए ये सही है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ ठुमरी और आदिम रात्रि की महक है, जबकि कर्मनाशा का हार शिव प्रसाद सिंह का है और मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। यशपाल की कहानी पर्दा कहानी के पात्र हैं हरगोबिन, बब्बर अली खां, चौधरी पीरबख्श और शेख जुम्मन। तो बब्बर अली खान और चौधरी पीरबख्श ये पर्दा कहानी के पात्र हैं। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। यशपाल की चर्चित कहानी पर्दा के पात्र बब्बर अली खां और चौधरी पीरबख्श हैं, जबकि शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है और हरगोबिंद फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी सनवधिया का पात्र है।
48 है, टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं साइंस एंड पोएट्री, द सीक्रेट वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। किसका? टी.एस. इलियट का। तो टी.एस. इलियट का होगा द सीक्रेट वुड और द वेस्टलैंड। चलिए, द सीक्रेट वुड एंड द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं, जबकि साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड के ग्रंथ है और द मेकिंग ऑफ लिटरेचर जेम्स आर ए के ग्रंथ है, स्कॉट जेम्स आर ए का ग्रंथ है। 39वां है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम है व्यक्ति विवेक, कवि कंठाभरण, 10 कुमार चरित्र, सुविद्य तिलक। तो चलिए, 3 और 4 सही है, कवि कंठाभरण सही है और सुविद्य तिलक सही है। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण और सुविद्य तिलक है, जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट के आलोचना ग्रंथ है और 10 कुमार चरित्र दंडी का ग्रंथ है। ये एक नया आपको मिलने PYQ से मिलने आ रहा है, क्योंकि हम लोग काव्यादर्श से ज़्यादा हल्का फुल्का ही यही PYQ में ही ये देखते हैं दंडी का। हालांकि 10 कुमार चरित्र की रचना जो दृष्टि वगैरह की जो ऑथेंटिक बुक तो नहीं है, उसमें तो नहीं मिलती है। पांडे हो गए, सरस्वती पांडे हो गए, दृष्टि हो गए, इन सब में इनकी चर्चा नहीं मिलती है। तो 10 कुमार चरित्र दंडी का ग्रंथ है। क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित्र आदि ग्रंथ हैं। 50वां है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज के इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल साम्यवाद थी, साम्यवाद की होगी। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है। तो 1 और 2 सही है, बाकी सारे गलत हैं। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज के इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यही दोनों सही है कथन। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये दोनों कथन उपयुक्त हैं, जबकि अन्य कथन असंगत है, जिसकी मार्क्सवाद में सैद्धांतिक सहमति नहीं है। अब आते हैं 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? उद्धव शतक, सुदामा चरित्र, भ्रमरदूत और रास पंचाध्यायी। तो एक भ्रमरदूत और उद्धव शतक, ये दोनों जो है आधुनिक काल की रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी नंद जी की हैं और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की होनी चाहिए। चलिए, उद्धव शतक 1929 जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है तथा सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का काव्य है और जो भक्तिकालीन रचना है। और रास पंचाध्यायी अष्टछापी कवि नंद दास की रचना है, अतः सुदामा चरित्र और रास पंचाध्यायी आधुनिक काल की रचनाएं नहीं हैं। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता और प्रबंधात्मकता। तो 2 और 4 सही होना चाहिए।